हेलो फ्रेंड्स, आज फिर आपका स्वागत है। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आने वाली अभी हाल के दिनों में जो बिहार में प्रतियोगिता परीक्षाएं होने वाली है, उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही अन्य परीक्षाएं जो बीपीएससी या यूपीएससी या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या रेलवे एंट्री किसी के द्वारा आयोजित की जाने वाली है, उन सभी में के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। आज हम लोग पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जो है बात करेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और कुछ भी बात छूटे नहीं, और एक एक प्रश्न का उत्तर आप सही से परीक्षा हॉल में दे सके। इसमें हम आपको प्रिलिमिनरी टेस्ट के हिसाब से, वनडे एग्जामिनेशन के हिसाब से भी बताएंगे और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के हिसाब से भी आपको बता देंगे, जिससे कि कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आप आइए देखते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में अभी तक कुछ क्लियर नहीं कहा जा सकता है, लेकिन विभिन्न वैज्ञानिकों ने और भौतिक शास्त्रियों ने और जो विद्वान लोग हैं वो अपने अपने हिसाब से इसके बारे में परिकल्पना करते रहे हैं। इसीलिए इस सभी को हाइपोथेसिस की संज्ञा दी जाती है। मतलब रियल में क्या हुआ था ये कहना मुश्किल है, तो हाइपोथेसिस के हिसाब से ही हम लोग जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो विभिन्न ग्रंथों में भी आपको मिलेगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई थी, समुद्र मंथन हुआ था, तो ये हुआ था वो, तो मतलब बहुत प्रकार की चीज आपको मिलेगी। जैसे हिंदू धर्म ग्रंथ का शेषनाग पृथ्वी को अपने फन पर रखे हुआ है, वो डोलते हैं तो भूकंप आ जाता है, ये चीज भी आपने सुना होगा जरूर। इसी प्रकार से अलग अलग धर्म ग्रंथ जो है वो अलग अलग प्रकार का व्याख्या देता है कि किस प्रकार से पृथ्वी उत्पन्न हुआ और कैसे क्या हुआ। कोई कहता है कि ये पहले जो है एकदम ठंडा था, फिर धीरे धीरे गर्म हो गया। कोई कहता है गर्म था, फिर धीरे धीरे ठंडा हो गया। मतलब बहुत प्रकार के इसमें भ्रम की स्थिति है और वो लगातार बनी हुई है, लेकिन तर्क के आधार पर और वैज्ञानिक खोजों के आधार पर धीरे धीरे हम लोग एक मतलब निष्कर्ष पर पहुंचते जा रहे हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो आइए हम लोग देखते हैं कि विभिन्न संकल्पनाएं क्या है इसके बारे में, और मतलब इसके बारे में हम लोग कैसे अभी तक क्या समझ पाए हैं कि पृथ्वी कैसे उत्पन्न हुई। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो पृथ्वी की उत्पत्ति जो है, पृथ्वी एक ग्रह है और ये सूर्य का परिक्रमा करता है। सूर्य है और ये पृथ्वी है, और न सिर्फ पृथ्वी है बल्कि सूर्य के बगल में एक बुध ग्रह है, फिर उसके बाद एक शुक्र ग्रह है, उसके बाद पृथ्वी है, फिर उसके बाद मंगल है, फिर उसके बाद बृहस्पति है, और ऐसे करके शनि है, ऐसे करके सारे ग्रह है। और ये सारे ग्रह ही परिक्रमा करते रहते हैं सूर्य के चारों तरफ, ये सारे ही ग्रह परिक्रमा करते रहते हैं। और एक साल मतलब एक परिक्रमा जो पूरा कर लेते हैं उसको हम लोग एक वर्ष मानते हैं। पृथ्वी के संदर्भ में ये 365 दिन और 1/4 दिन है, 6 घंटा। तो पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाता है और ये ग्रह सभी लगाते हैं। और न सिर्फ ये ग्रह सब लगाते हैं बल्कि बहुत सारे मंगल और बृहस्पति के बीच में ढेर सारे क्षुद्र ग्रह भी होते हैं। ये क्षुद्र ग्रह है वो भी परिक्रमा करते रहते हैं अपने हिसाब से। इसके अलावा पृथ्वी के भी जो है एक चंद्रमा है जिसे उपग्रह कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। इसी प्रकार अन्य मतलब बुध और शुक्र को छोड़कर बाकी जो और जो 5 ग्रह है वो भी जो है, अब पहले 9 ग्रह कहा जाता था, लेकिन प्लूटो को 2006 में ग्रहों की श्रेणी से हटा दी गई थी, जैसा कि आपको पता ही होगा। तो अब हम लोग सिर्फ 8 ग्रह मानते हैं। ठीक है, वो भी पूछ देता है कभी कभी कि कब हटा दिया गया प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से, तो वो 2006 में हटा दिया गया था। कब हटाया गया था? 2006 में प्लूटो जो एक ग्रह था, पहले हम लोग 9 ग्रह पढ़ते थे, ये प्लूटो को हटा दिया गया। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से 2006 में हटा दिया गया। इसके लिए प्राग जो है, चेक रिपब्लिक, चेकोस्लोवाकिया पहले बोला जाता था, चेक रिपब्लिक में पड़ता है ये प्राग, उसकी राजधानी है। वहीं पर एक बैठक हुआ था 2006 में आईयूसी का, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कॉस्मो। तो कॉस्मो मतलब होता है ये ब्रह्मांड। तो उसका जो एक इंटरनेशनल यूनियन है, उसका बैठक में 2006 में प्लूटो को हटा दिया गया ग्रहों की श्रेणी से। तो अब हमारे पास सिर्फ 8 ग्रह है और पृथ्वी है। लेकिन ये सब क्षुद्र ग्रह और छोटे छोटे ग्रह, बौने ग्रह, इस सब के नाम से भी जाना जाता है, ड्वार्फ प्लेनेट। तो कुछ ड्वार्फ प्लेनेट भी है, कुछ उपग्रह है जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, और कई क्षुद्र ग्रह है। लेकिन ये सभी जो है सम्मिलित रूप से अगर देखा जाए तो सूर्य के ही चारों तरफ घूमते रहते हैं। ठीक है, अब पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमते रहता है, तो वो भी तो पृथ्वी के साथ साथ घूमता ही रहता है। सूर्य के तो चारों तरफ साथ भी घूमते रहते हैं। ठीक है, तो
तो वो पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, पृथ्वी भी घूम रहा है, तो चंद्रमा तो पीछे छूट नहीं जा रहा है, वो भी तो साथ साथ घूम ही रहा है। ठीक है, वो पृथ्वी के साथ साथ घूम रहा है। इस प्रकार से वो तो घूमते ही रहता है। अब सूर्य यहाँ पर टिका हुआ है, सूर्य तो अपना है, यहां से हम लोग पृथ्वी घूमते रहते हैं और इसके साथ साथ चंद्रमा भी घूमते रहता है। ठीक है, तो अभी पृथ्वी का परिक्रमा तो सारे कर रहे हैं सूर्य की। तो अब ये है कि सूर्य और ये हर परिक्रमा भी करते हैं, परिभ्रमण जिसको कहते हैं। तो ये सब आखिर होता कैसे है और ये उत्पत्ति कैसे हुआ सूर्य का, तो इसके लिए कुछ संकल्पनाएं की गई है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या है ये। इसमें मुख्य रूप से दो संकल्पनाएं हैं। ठीक है, पहला संकल्पना कहता है कि एक ही तारे से या एक ही सोर्स से या एक ही वस्तु से उत्पत्ति हुई है, ये सूर्य की और ग्रहों की। दूसरा कहता है, जो कि द्वैतवादी संकल्पना है, इनका कहना है कि नहीं, एक तारा से नहीं होता बल्कि एक से अधिक तारा था। कोई बोलता है 2 तारा था, कोई बोलता है 3 तारा था, इस टाइप से बोलता है। ठीक है, तो एक हो गया मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट और दूसरा हो गया द्वैतवादी संकल्पना। ठीक है, डायस्टिक संकल्प। तो अब ये दोनों में कॉन्सेप्ट में कौन कौन मेन वैज्ञानिक थे जो उन्होंने इस प्रकार के कॉन्सेप्ट दिए, उसका हम लोग कुछ का अध्ययन करेंगे और कुछ के बारे में जानेंगे, जिसके बारे में परीक्षा में जनरली पूछ दिया जाता है बहुत बार। तो सबसे पहले वैज्ञानिक रूप से साइंटिफिक आधार पर पृथ्वी के ओरिजिन के बारे में बताया था कास्टे डी बफन ने। बहुत बार पूछता है कि किसने सबसे पहले यह वैज्ञानिक अवधारणा दी पृथ्वी के ओरिजिन का, तो इसने दिया था 1749 में ही। कास्टे डी बफन ने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो है ऐसे ही नहीं हो गया, बल्कि उसका एक कारण है। ऐसे हुआ, गोला था तो उससे टूटा, तो इस प्रकार से हुआ। ठीक है, तो उसके संकल्पना में सुधार करके कांट ने, फेमस है कांट की बायोबेस राशि संकल्पना, 1753 में इसे डिटेल में सबसे पहले कॉन्सेप्ट वाइज बताया कि किस प्रकार से जो है पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। इसका कहना था कांट का कि पहले जो है ब्रह्मांड में ढेर सारे गैसों का समूह था। गैसों के समूह के रूप में ढेर सारे छोटे छोटे ये घूम रहे थे, और वह क्या था, वह शीतल था, और वो मतलब शीतल भी था, और वो ऐसे ही जिगजैग रूप से बिखरा हुआ था। बाद में जो है ऐसे ही बिखरे हुए रहने के कारण धीरे धीरे उसमें आपस में वो टकराने लगा। टकराते टकराते जो है ना, वो सब आपस में जुड़ गया, एक दूसरे के आकर्षण से सब जुड़ गया और जुड़ करके एक गोला बन गया। और ये गोला जो है कालांतर में इसमें जो है ये गर्म होता गया और धीरे धीरे गर्म होकर के इसमें गति आ गई, और गर्म होने के कारण गति हो गया, तो तेज गति होने लगा। तेज गति होने के कारण इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, केंद्रापसारित बल का जन्म हुआ। ठीक है, तो इसमें जो है जब ये गोला जो घूमने लगा, कांट के अनुसार जब एक गोला बन गया और ये तेजी से घूमने लगा ये गोला। अब ये गोला तेजी से जब घूमने लगा तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जानते हैं ना, बाहर की ओर धकेलता। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उत्पन्न होने के कारण केंद्रापसारित बल हो गया, जो केंद्र से दूर की ओर फेंकता है, और उसी के प्रभाव में उसका जो कुछ हिस्सा था वो टूट करके अलग हो गया, और वो 9 ग्रह के रूप में जो है वो परिक्रमा करने लगा सूर्य का। ये कांट की संकल्पना थी। ठीक है, तो कांट की संकल्पना समझ गए। इसमें कहा कि शुरू में छोटे छोटे बिखरे हुए थे, फिर वो एक हो गया। वो पहले शीतल था, गतिशील नहीं था, बाद में जो है उसमें गति उत्पन्न हो गया टकराने के कारण, और फिर वो एक हो गया, और इस प्रकार से फिर बाद में अलग हुआ। ठीक है, तो ये कांट की। लाप्लास ने जो है अपना निहारिका सिद्धांत, नेबुला थ्योरी दिया। इसने जो है 1796 में इसमें करेक्शन किया। इसने भी वही चीज कहा, लेकिन इसने थोड़ा सा करेक्शन किया। इसने वहां से शुरू किया कि वो गर्म तप का गोला था। ठीक है, इसने पहले कहा था कि वो शीतल था और वो ये था, वो नहीं कह के लाप्लास ने कहा कि शुरू में ये गर्म तपता हुआ गोला था, और ये गर्म तपता गोला जो है इसमें इतना तेजी से घूम रहा था कि
जब 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ साल तक इसमें घूमते रहा तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल बल का उत्पत्ति हुआ। बाद में वही कांट वाला बात कहा ये, और ये इससे जो है ये निकल गया। तो इसने कहा कि ये निहारिका जो है, निहारिका में जो है वो जो अलग हुआ उसको इसने नेबुला कहा, और उसी नेबुला से एक ही इसने कहा कि एक ये निकला, और उसी से फिर टूटकर इसने नेबुला का संज्ञा दिया, इसे निहारिका उसी को बोलते हैं। और उससे फिर टूट करके बाकी ये जो ग्रह उपग्रह बना है फिर उससे टूट करके बना लाप्लास के अनुसार। तो लाप्लास ने कहा कि ये गोला जब तेजी से घूम रहा था तो उसमें से टूट कर एक गोला अलग हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, और फिर उस गोले से जो है बाकी ग्रह उपग्रह बना टूट के धीरे धीरे, और फिर वो अपना चक्कर काटते रहा। ठीक है, तो इसने जो है अपना इसमें थोड़ा सा करेक्शन किया। अब इसमें भी करेक्शन किया रॉस ने। यह 1850 के आसपास में, मतलब 19वीं शताब्दी के मध्य में 1850 के दशक में इस टाइम में रॉस ने इसमें फिर करेक्शन किया रॉस ने। और रॉस ने कहा कि ये जो पृथ्वी की जो ये उत्पत्ति हुई है, तो रॉस ने कहा, तो लाप्लास ने कहा था कि एक ही छल्ला निकला और उसी से जो है टूट करके अन्य छल्ले बने। लेकिन रॉस का कहना था कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है उत्पन्न हुआ तेजी से घूमने के कारण, गोला तेजी से घूम रहा था, तेजी से घूमते घूमते जो है जो अलग हुआ ना, तो एक नहीं अलग हुआ, बारी बारी से कई टुकड़े अलग होते चले गए, और उसी से जो है ये 8-9 ग्रह बने और ये सब चीज बने। ठीक है, तो संकल्पना वही था, थोड़ा सा करेक्शन किया। लाप्लास ने कहा कि एक ही निकला, इसने कहा कि ये कांट ने तो उसे पहले ही कहा था कि 9 निकला। ठीक है, तो लाप्लास ने कहा था कि एक ही निकला, उससे फिर बाकी टूटा। अब रॉस ने कहा कि नहीं, ढेर सारा। रॉस ने कहा, तो लाप्लास ने कहा था कि एक ही छल्ला निकला और उसी से जो है टूट करके अन्य छल्ले बने। लेकिन रॉस का कहना था कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है उत्पन्न हुआ तेजी से घूमने के कारण, गोला तेजी से घूम रहा था, तेजी से घूमते घूमते जो है जो अलग हुआ ना, तो एक नहीं अलग हुआ, बारी बारी से कई टुकड़े अलग होते चले गए, और उसी से जो है ये 8-9 ग्रह बने और ये सब चीज बने। ठीक है, तो संकल्पना वही था, थोड़ा सा करेक्शन किया। लाप्लास ने कहा कि एक ही निकला, इसने कहा कि ये कांट ने तो उसे पहले ही कहा था कि 9 निकला। ठीक है, तो लाप्लास ने कहा था कि एक ही निकला, उससे फिर बाकी टूटा। अब रॉस ने कहा कि नहीं, ढेर सारा टूटा। ठीक है, तो ये अंतर हो गया तीनों में। तीनों मुख्य रूप से एक ही चीज कहता है, समझ में आ गया होगा। अब जो है दूसरे थ्योरी पर जाते हैं। दूसरा थ्योरी है द्वैतवादी संकल्पना। मतलब इसमें कहता है कि एक नहीं तारा था बल्कि एक से अधिक तारा था। इसमें सबसे पहले है चेम्बरली की ग्रहाणु परिकल्पना, 1904 में दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने सबसे पहले कहा, चेम्बरलिन ने, कि नहीं, एक तारा नहीं था बल्कि एक और समीपवर्ती तारा था। सूर्य का एक समीपवर्ती तारा था। ठीक है, और उस समीपवर्ती तारा जो है काफी बड़ा था आकार में, और वो समीपवर्ती तारा जब सूर्य के पास से गुजरा तो सूर्य में से जो है कुछ टुकड़ा तोड़ लिया, और वो टुकड़ा जो तोड़ लिया उसी से जो है ये ग्रह और उपग्रह सब बने। ठीक है, चेम्बरलिन का परिकल्पना समझ में आ गया कि दो था, एक सूर्य था और सूर्य के बगल से एक विशाल तारा निकला, गुजर रहा था, तो इसमें से कुछ हिस्सा इसने गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में तोड़ लिया। ठीक है, एक्चुअली में ये जितने संकल्पना है, जब न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दे दिया था 17वीं शताब्दी में, 1687-88 और आसपास में दिया था, तो उसके बाद ही ये सब संकल्पना एक्चुअली में आई है। न्यूटन का नियम पर गुरुत्वाकर्षण का जो नियम लगाया उसी के आधार पर तब कि तारा खींच लिया तो वो आपस में जुड़ गया गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में। तो इसको आप लोग देखिए, धीरे धीरे पुनर्जागरण के बाद कैसे कैसे जो है संकल्पनाएं आई है, और धीरे धीरे मनुष्य जो है विज्ञानवादी होता गया है। ठीक है, तो आगे और ज्यादा जो है कॉन्सेप्ट जो है बनाया गया है, और लॉजिकल थोड़ा सा लॉजिक जो है उसमें लाया गया है। यही बात है और कुछ नहीं है। तो चेम्बरलिन का समझ में आ गया, ये जा रहा था तो इसमें से एक छोटा सा हिस्सा टूट करके इसके पीछे
इसमें से निकल गया, लेकिन ये चूंकि जा रहा था तो ये इसी का चक्कर काटते रह गया। ठीक है, तो इसे ग्रह और उपग्रह निकल गया। अब जो है, अब इंपॉर्टेंट है ये जेम्स जीन्स, सर जेम्स जीन्स इनको बोला जाता है, और जेफरीज की संकल्पना, इन्होंने ज्वारीय परिकल्पना किया। इसमें जो है, इसमें इन्होंने कहा, जेम्स जीन्स का पहले जान लीजिए, जेम्स जीन्स ने क्या कहा और फिर जेफरीज ने क्या कहा वो बताते हैं। जेम्स जीन्स ने कहा, इन्होंने भी वही चीज कहा, लेकिन इन्होंने पहले जो है ना कुछ प्रिजम्पशन एजम्पशन कर लिए। इनका कहना था, इन्होंने कुछ एजम्पशन किया कि सूर्य था और सूर्य का एक साथी तारा था। ठीक है, इन्होंने एक एजम्पशन किया कि सूर्य अकेले नहीं था, बल्कि सूर्य के साथ एक साथी तारा था। और सूर्य जो है, सूर्य उस समय सिर्फ घूर्णन गति करता था अपने अक्ष पर, लेकिन परिक्रमण गति नहीं करता था। आकाशगंगा का परिक्रमण सूर्य भी करते रहता है, तो वो नहीं करता था। सूर्य जो है ना, वो सिर्फ घूर्णन गति करता था, परिक्रमण गति उस समय नहीं करता था। बहुत अरबों करोड़ों साल पहले की बात है। ठीक है, परिकल्पना है ये। तो इन्होंने कहा, जेम्स जीन्स ने, कि जो साथी तारा था सूर्य के साथ, वो जब नजदीक आ गया तो दोनों में अट्रैक्शन के प्रभाव के कारण कुछ भाग टूट गया, और वो टूटे हुए भाग से ये सब ग्रह जो है का उत्पत्ति हुआ। ठीक है, मतलब साथी तारा में जो टूटन हो गया, उसी से ये सारा चीज बना। ये जो है जेम्स जीन्स ने कहा। बाद में जेफरीज ने इसमें संशोधन किया। जेफरीज का कहना था कि नहीं, 2 तारा नहीं था, बल्कि इसने कहा कि 3 तारा था। जेफरीज ने कहा कि 2 तारा नहीं था, हुआ वही सब चीज, लेकिन 2 तारा से नहीं हुआ, बल्कि 3 तारा से हुआ। तो उसका कहना था कि सूर्य था, जो सभी प्रति तारा था वो छोटा था, और वो सूर्य के ही परिक्रमा कर रहा था, और एक बहुत विशालकाय तारा इसके पास से गुजरा। तो जब इसके पास से गुजरा, तो इसमें से, इसको जो है ना, इसमें से कुछ भाग को तोड़ लिया वो, लेकिन ये क्योंकि काफी तेजी से जा रहा था, तो ये चला गया और वो भाग सूर्य का ही परिक्रमा काटने लगा। ठीक है, और बाकी इसके पीछे चला गया, और जो टूटा हुआ भाग था वो इसमें परिक्रमा करने लगा। ये मतलब सिद्धांत था। सूर्य भी अपने तरफ खींचा कुछ भाग को, और ज्यादा भाग को ये खींच के ले गया। तो ये जेफरीज ने अपना सिद्धांत दिया। ठीक है, अब इसके बाद इसमें भी जेम्स जीन्स और जेफरीज के सिद्धांत में संशोधन किया रसेल ने। इन्होंने भी कहा कि यहां पर 3 तारे थे। ठीक है, इन्होंने भी कहा वही चीज कि सूर्य था, सूर्य का निकटवर्ती मतलब एक तारा था, साथी तारा, और एक ये बड़ा जो तारा था, ये अपना परिभ्रमण कक्ष में परिक्रमा कर रहा था। और परिक्रमा करने के बाद इसने क्या किया, तो रसेल ने भी जो है वही द्वैतारिक अवधारणा में अपना बताया कि 3 तारे थे। तो 3 तारे में एक सूर्य था, सूर्य के निकटवर्ती तारा था, मतलब उसका साथी तारा एक, और एक जो तारा विशालकाय तारा जो वहां से गुजरा, तो इसने भी वही कहा कि ज्वारीय आकर्षण के कारण इस जो साथी तारा था, इसका भाग टूट गया, और टूट करके इसके साथ हो लिया, और इसके साथ जो है, लेकिन ये तेजी से आगे बढ़ गया, तो ये कुछ तारे जो इसमें से जो भाग टूटे, वही ग्रह और उपग्रह बन करके थोड़ा सा दूरी पर जाकर के वो छोड़ा, इसलिए सूर्य से ये इतने दूर हो गए। तो इसके कारण जो है ना, ये जो रसेल का जो अवधारणा था, इसके कारण जो ये कोणीय वेग है, क्योंकि कोणीय वेग होता है, कोणीय वेग और दूरी, ग्रहों के बीच की दूरी, इसको जो है इसने जो है स्पष्ट करने का प्रयास किया अपने सिद्धांत के द्वारा। क्योंकि ये पहले जो जेम्स जीन्स और जेफरीज जो थे, वो इस चीज को जो है क्लियर नहीं कर पाए थे, तो इन्होंने जो है इस चीज को क्लियर कर दिया। ठीक है, अब है इसके बाद जो है आया होयल एवं लिटिलटन का सिद्धांत। होयल और लिटिलटन के सिद्धांत में को सुपरनोवा थ्योरी भी कहते हैं। इन्होंने 1929 में दिया था, और इनके अनुसार यही सेम चीज बताया, लेकिन उन्होंने ज्वारीय परिकल्पना नहीं बताया कि उसको खींच लिया। इन्होंने कहा कि ये जो बीच का जो छोटा तारा था, इसमें नाभिकीय प्रतिक्रिया के कारण विस्फोट हो गया, और विस्फोट होने के कारण जो है ये अलग अलग ग्रह और इसका जो है ये हुआ, कुछ इसके पीछे चला गया कुछ भाग, और कुछ भाग जो है
यहाँ इसके बीच में रह गया। इसके इनके होयल और लिटिलटन के सिद्धांत से हम लोगों को काफी क्लियर हो जाता है कि ये ग्रहों के बीच के जो दूरी है या फिर ये जो अलग अलग परिभ्रमण काल है, इसका व्याख्या इन्होंने अपने सिद्धांत से कर दिया था। ठीक है, अब एक और सिद्धांत है अंतर तारक धुरी परिकल्पना। ठीक है, अंतर तारक धुरी परिकल्पना जो है इसको दिया था ऑटो स्मिथ ने। ऑटो स्मिथ ने दिया था 1943 में। इस परिकल्पना में इन्होंने कहा कि धूल कणों से, ये धूल वगैरह से बना हुआ था पूरा जो है ब्रह्मांड में, ये फैला हुआ था। और जब सूर्य जो है, सूर्य गुजर रहा था आकाशगंगा से, तो इसमें से कुछ धूल कणों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया और ये धूल कण सूर्य के चारों तरफ घूमते घूमते एक प्रस्तरी का आकार ले लिया और बाद में उसी के विखंडन से ये ग्रह और उपग्रह सबका निर्माण हुआ। तो आप समझ गए, इसके इन सब सिद्धांतों के अलावा भी कई सिद्धांत है। इनके अलावे भी कई सिद्धांत प्रचलित है, जिसमें एक आप सुनते होइएगा बिग बैंग थ्योरी, जिसको आजकल जो है काफी मान्यता प्राप्त है। बिग बैंग थ्योरी में जो है न सिर्फ पृथ्वी का बल्कि पूरे ब्रह्मांड के जन्म का जो है ओरिजिन का संकल्पना दिया गया है। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार बिग बैंग जो है, बिग बैंग के अनुसार क्या है कि पूरे ब्रह्मांड का उत्पत्ति का इन्होंने जो है इस सिद्धांत में ये किया गया है। इसमें कहा गया है कि पहले एकदम एक छोटा, मतलब एक ही जगह पर पूरा ये था सारा ब्रह्मांड का ये, और वहां से फिर वो धीरे धीरे करोड़ों साल में जो है धीरे धीरे टूट करके उसमें विस्फोट हो गया, महाविस्फोट, बिग बैंग हो गया। और उसके बाद उससे फिर धीरे धीरे करके टूटने के कारण ये इतने सारे ग्रह, उपग्रह, आकाशगंगा ये सब बन गया। ठीक है, तो ये सीधा सीधी एक ही बार में इसको टूट करके ये सिद्धांत कहता है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि इतने सारे सिद्धांत है पृथ्वी की उत्पत्ति के। इसमें से कुछ मुख्य सिद्धांत, इसके अलावा भी ढेर सारे सिद्धांत है, लेकिन कुछ मुख्य सिद्धांतों का हमने जिक्र किया है। आपको समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी जो है उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। हालांकि ये सब परिकल्पनाएं ही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको जो है लाइक, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।